हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है, जो है स्वराज पार्टी। इस पार्टी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके ही सिस्टम के अंदर घुसकर चैलेंज किया था। आज हम इस पार्टी के बारे में माइंड मैप के थ्रू डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे फाउंडर्स ऑफ दिस पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और इसके दो बड़े लीडर्स थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को लोग प्यार से देशबंधु कहते हैं और ये एक ब्रिलियंट लॉयर और नेशनलिस्ट थे। मोतीलाल नेहरू एक इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस लीडर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। दोनों लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराना है तो उनके बनाए हुए सिस्टम को यूज करके ही उन्हें एक्सपोज करना होगा। इन दोनों के अलावा इस पार्टी के अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वित्तल भाई पटेल और श्रीनिवास अय्यंगार। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी। तो स्वराज पार्टी को 1923 में फॉर्म किया गया था और इस पार्टी की फॉर्मेशन के पीछे एक बड़ा रीजन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फेल हो जाना। अब आते हैं इस पार्टी के एम के ऊपर। तो टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स का मानना था कि अगर हम ब्रिटिश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके उनका सिस्टम फ्रॉम इनसाइड अपोज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसी वजह से 1923 में स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी। तो इस पार्टी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था स्वराज को पाना, यानी कि अपना खुद का रूल एस्टेब्लिश करना। यहाँ पे स्वराज का मतलब है ब्रिटिश के कंट्रोल से आज़ादी और इंडियंस का अपने डिसीजंस पर हक। लेकिन ये पार्टी गांधी जी की तरह डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशन नहीं करती थी। इनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश के बनाए हुए सिस्टम के अंदर जाकर उनकी पॉलिसीज को चैलेंज करेंगे तो उनकी असली कमजोरियां सामने आएगी। इस अप्रोच से उनका गोल था कि ग्रेजुअली ब्रिटिश रूल को वीक किया जाए और फाइनली इंडिया को सेल्फ रूल मिले। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोज द वीकनेस ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड यूज काउंसिल एंट्री प्रोग्राम एज ए टूल फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसमें इंडियंस को लिमिटेड पावर दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। गांधी जी ने तो इन काउंसिल्स का बॉयकॉट किया, लेकिन स्वराज पार्टी ने सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं काउंसिल्स में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम करें। इन्होंने काउंसिल एंट्री प्रोग्राम के थ्रू इलेक्शन लड़कर काउंसिल में सीट्स जीती। वहाँ जाकर उन्होंने ब्रिटिश के अनजस्ट लॉज को अपोज किया, उनके अनफेयर बजट्स को रिजेक्ट किया और इंडियन इंटरेस्ट को स्ट्रांगली डिफेंड किया। ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि इससे ब्रिटिश रूल को लीगली और पॉलिटिकली एक्सपोज किया जा सकता था। ये ऑब्जेक्टिव्स ने स्वराज पार्टी को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल पार्टी बना दिया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। अब हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा ऑफ दिस पार्टी। तो पहला पॉइंट है बिलीव्ड इन रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो स्वराज पार्टी का आइडियोलॉजी गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ी अलग थी। गांधी जी कहते थे कि पूरा बॉयकॉट करना चाहिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन स्वराज पार्टी का मानना यह था कि अगर हम ब्रिटिश के बनाए हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर उनकी पॉलिसीज को अपोज करेंगे तो हम उन्हें उन्हीं के सिस्टम से हराएंगे। और इसे ही कहते हैं रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर कोऑपरेशन भी करना और ज़रूरत पड़ने पर ओपोजिशन भी करना। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू चैलेंज ब्रिटिश पॉलिसीज। तो जहां गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस और प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते थे, वहीं स्वराज पार्टी का मानना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करके भी ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सकते हैं। इनका कहना था कि ब्रिटिश ने खुद ही कुछ पॉलिटिकल स्पेसेस दिए हैं, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो क्यों ना उन्हीं को उनके खिलाफ यूज किया जाए।
इस अप्रोच से पार्टी ने ब्रिटिश लॉज को उनकी लीगल लैंग्वेज में ही चैलेंज किया। इससे उनका स्ट्रगल एक लीगल लेजिटिमेसी भी पाता था, जो ब्रिटिश को इंटरनेशनल लेवल पर भी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में डाल देता था। तो चलिए अब देखते हैं एक्टिविटीज ऑफ दिस पार्टी। तो दिस पार्टी fought elections in 1923 and secured significant seats in the Central Legislative Assembly। यानी कि ये पार्टी ने 1923 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सीट्स जीती। अब है इट अपोज्ड अनजस्ट ब्रिटिश लॉज एंड बजट प्रपोजल्स। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनजस्ट लॉज और बजट प्रपोजल्स को ओपनली अपोज किया। नेक्स्ट है इट प्लेड ए की रोल इन एक्सपोजिंग ब्रिटिश कॉलोनियल मिस रूल। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर ब्रिटिश ऑफिसर्स को टफ क्वेश्चन दिए और उनके काम को पब्लिक के सामने लाया। इन्होंने ब्रिटिश रूल की कमजोरियां दिखाने के लिए डिबेट्स, डिस्कशंस और प्रोटेस्ट का सहारा लिया। अब हम समझेंगे डिक्लाइन ऑफ दिस पार्टी। तो जैसे जैसे समय बीता स्वराज पार्टी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी और इसके कुछ मेजर कारण थे। सबसे पहला कारण है डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन 1925 वीकेंड द पार्टी। तो 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई। उनके जाने से पार्टी का लीडरशिप वीक हो गया। अब है इंटरनल डिफरेंसेज विथ कांग्रेस लीडरशिप। तो कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कुछ लोग गांधी जी के नॉन वायलेंट अप्रोच को सपोर्ट करते थे, तो कुछ स्वराज पार्टी के एग्रेसिव स्टैंड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है बाय लेट 1920s इट मार्च्ड बैक इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई और एक नई पॉलिटिकल फेज शुरू हुआ। तो आज हम लोगों ने कवर किया स्वराज पार्टी को। तो इस पार्टी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके ही रूल्स और सिस्टम के थ्रू चैलेंज किया। इस पार्टी ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक नई स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की जो बहुत इम्पैक्टफुल रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।